नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पारिवारिक आय। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पारिवारिक आय का मतलब क्या है। तो अगर इसका सामान्य अर्थ हम निकालें, पारिवारिक आय, पारिवारिक यानी कि परिवार की आय, आय यानी कि जो कि वो मंथली जो कमा रहे हैं वो भी हो सकता है, या चाहे प्रतिदिन की जो उनकी आय आ रही है वो भी हो सकती है, या वार्षिक आय हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है। क्योंकि सभी की आय क्या होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, मंथली या फिर प्रतिदिन का दैनिक वेतन भी हो सकता है उनका। तो उसी के आधार पर उसको कहा गया है कि पारिवारिक आय, जो कि परिवार के विभिन्न सदस्य अगर कमा रहे हैं तो उनका सम्मिलित तौर पे भी उसको कहा जा सकता है कि ये परिवार की एक वास्तविक आय के रूप में भी जाना जा सकता है। तो आय क्या है, जो कि प्रति माह जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको कार्य के बदले जो मुद्रा दी जाती है उसको कहा जाता है आय। कुछ व्यक्ति मानसिक कार्य करते हैं, उन मानसिक कार्य के बदले उनको प्रति माह एक मुश्त राशि दी जाती है जिसको कहा जाता है वेतन। कुछ व्यक्ति बोझा ढोने वाले कार्य करते हैं, भारी भरकम कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो उनके बदले जो उसको प्रतिदिन के हिसाब से जो आय दी जाती है उसको कहा जा सकता है मजदूरी। तो अब हम यही देखते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या कार्य करते हैं, किस आधार पर उनको आय की जो प्राप्ति होती है। कुछ वैज्ञानिकों को अगर देखें तो अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि आय एक अवधि में जो अर्जित की गई राशि है उसको कहा गया है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी के बाद अगर कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया के द्वारा अन्य सदस्यों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसको भी पारिवारिक आय कहा गया है। यानी कि परिवार के अंदर एक क्या है, मुखिया है। अब जो मुखिया है वो क्या करता है, परिवार के विभिन्न सदस्यों से जो उनकी आय है वो ले लेता है और उसी आय को क्या कहा गया है, पारिवारिक आय, क्योंकि वो परिवार के विभिन्न सदस्यों की जो सम्मिलित तौर पे एक आय होती है। उसके अलावा निकिल एवं डॉर्सी, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है, वस्तुओं, सेवाओं, मुद्राओं और संतोष का प्रवाह है। यानी कि जब हम कोई वस्तु खरीद ले रहे हैं या फिर हमको कोई सेवा प्राप्त हो रही है जिसके लिए हम सेवा प्राप्त करने के लिए कोई अपनी आय का खर्च कर सकते हैं, या मुद्रा की जो हमको प्राप्ति हो रही है, या जिसका उपयोग करने के वजह से हमको संतोष की प्राप्ति हो रही है, उसको क्या कहा है, इन्होंने आय कहा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है जिसके माध्यम से उसको कुछ मुद्रा की प्राप्ति होती है, वही क्या है, एक प्रकार की आय है। अब आय जो है उसको पारिवारिक आय के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय और तीसरा है मानसिक आय। सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक आय। मौद्रिक आय का मतलब क्या हो गया, मुद्रा के रूप में मिली हुई आय, यानी कि जो पैसों के रूप में हमको आय मिल रही है, जो कि उसको कहा गया है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय का अगर सामान्य अर्थ समझे तो ये वो आय है जब हम प्रतिदिन कोई कार्य करते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में कुछ राशि प्राप्त होती है, उसी राशि को कहा गया है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय में क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मुद्रा हमको प्राप्त हो रही है उसके लिए हम उस मुद्रा का उपयोग वापस क्रय करने में, यानी कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए खर्च भी करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है मौद्रिक आय। इसमें हम दुनिया की अनेक वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे कि हमने पूरे महीने किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का कार्य किया, उसके बाद में हमको महीने के अंत में वेतन प्राप्त हुआ। अब जो वेतन प्राप्त हुआ है उस वेतन के माध्यम से मैं कोई भी सामान खरीद सकती हूँ, कोई सेवा प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये क्या हो रही है, उसकी वजह से मुझे एक संतोष की भी प्राप्ति हो रही है और इन चीज़ों को भी मैं आसानी से उठा पा रही हूँ। अब जो मौद्रिक आय है वो किस में मिलती है, एक तो नौकरी में, व्यवसाय करने वालों को, कृषि कार्य करने वालों को, उद्योग धंधे, मजदूरी करने वाले लोगों को जो होती है मौद्रिक आय मिलती है। उसके अलावा कुछ मौद्रिक आय पैतृक संपत्ति के रूप में, मकान के किराए के रूप में भी हमको प्राप्त हो सकती है।
कुछ वैज्ञानिकों ने इसको पारिवारिक आय जो वेतन है उसमें मजदूरी, वेतन, ब्याज, मकान का किराया, रॉयल्टी, पेंशन, बीमारी में मिलने वाली मुफ्त हमको जो चिकित्सा सुविधा है उनको के माध्यम से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब जो ये मौद्रिक आय है इसको अगर देखा जाए तो ये मासिक भी हो सकती हैं, पाक्षिक भी हो सकती हैं, साप्ताहिक भी हो सकती हैं या फिर वार्षिक भी हो सकती है। किसी भी रूप में जो है हमको प्राप्त हो सकती है, यानी कि हम चाहे तो प्रतिदिन भी उठा सकते हैं, हम चाहे तो 15 दिन के अंदर से उठा सकते हैं, हम चाहे तो साप्ताहिक उठा सकते हैं, हम चाहे तो वार्षिक या फिर हम चाहे तो मंथली भी इस चीज़ को ले सकते हैं। अब जो वास्तविक आय है, अगली जो हमारे पास आय है वो है वास्तविक आय। वास्तविक आय अगर देखा जाए तो वह आय जो परिवार को एक निश्चित समय में जो प्राप्त होती हैं, ये मुद्रा के रूप में भी हो सकती है या किसी सेवा के रूप में भी हो सकती हैं। इसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ती है या फिर बिना मेहनत के भी हमको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अगर हमको महीने के अंत में जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, वास्तविक आय है। उसके अलावा जो हमको कुछ आवश्यक सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि हमने पैसा खर्च किया, हमने चिकित्सा सुविधा उठाई, हमने किराया दिया तो हमको मकान की सुविधा प्राप्त हुई, तो ये सभी भी किस में आ रहे हैं, वास्तविक आय में, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमको प्राप्त हो रही हैं, उसको वास्तविक आय कहा जाता है। वास्तविक आय जो है वो 2 प्रकार की बांटी गई हैं, इनको 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। वास्तविक आय जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पहली है प्रत्यक्ष आय, दूसरी है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय इसके अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो कि एक व्यक्ति को अपने कार्य पेशा वगैरह के माध्यम से मुफ्त में ही मिल जाती हैं या फिर निःशुल्क जिसको कहा जा सकता है, जैसे कि MLA है, IAS है, IPS ऑफिसर वगैरह है, जैसे उनको गाड़ी की सुविधा, मकान की सुविधा वगैरह मिल जाती है, फ़ोन की सुविधा मिल जाती है, तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रत्यक्ष आय है। जो कि टेलीफोन वगैरह की ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, इन्हें वेतन के अतिरिक्त ये सुविधाएं जो हो रही हैं उपलब्ध हो रही है, यानी कि वेतन तो मिल ही रहा है, साथ में वेतन के साथ में कुछ मुफ्त सुविधाएं भी उनको मिल रही है, जो कि उनके नौकरी पेशा, उनके जो कार्य हैं उनके अनुसार उनको ये सुविधाएं जो है सरकार के माध्यम से उपलब्ध हो पा रही हैं। तो ये जो सुविधाएं आती हैं वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती हैं। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिसके लिए व्यक्ति को मेहनत करके भी हो सकती है या बिना खर्चा किए हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जिसमें मान लीजिए अप्रत्यक्ष आय उसको कहा जाता है, जैसे कि कोई गृहिणी है, उसके घर के पीछे का एरिया कुछ खाली पड़ा है तो वहाँ पे वो सब्जी वगैरह के लगा सकती है, तो जो सब्जी जब आएगी तो जो सब्जी के लिए उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सब्जी जो उसने उगाई है वो मुफ्त में उसको अपने ही घर से मिल रही है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की अप्रत्यक्ष आय है, यानी कि वो बागवानी कर भी अपने घर में जो है कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी पड़ती हैं, अर्थात जिन्हें मौद्रिक आय के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सस्ते और सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत, टिकाऊ वस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं, पौष्टिक सामग्री प्राप्त की जा सकती हैं। उसके अलावा जैसे कि इसी सस्ते मूल्य में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो एक महिला की कुशलता, योग्यता, ज्ञान, बुद्धि के माध्यम से वो जो है प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि जैसे कि उसने बीज खरीदे, बीज खरीद के उन बीजों को अगर अपने घर में बागवानी के रूप में लगा के सब्जियां वगैरह उगा रही हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से उसकी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आता है। अब जो तीसरी आय है हमारी वो है मानसिक आय। इस आय को इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जब हमारी जो मुद्रा है, हम जो मुद्रा हमने कमाई है, जो हमारी आय है, उस आय का उपयोग अगर किसी सेवा के लिए या किसी वस्तु को खरीदने में लगाते हैं और उस वस्तु या सेवा के उपयोग से जब हमको कोई संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जो खुशी प्राप्त हो रही है, वही क्या है, एक प्रकार की हमारी मानसिक आय है।
लेकिन मान लीजिए हमने हमारी आय का कुछ हिस्सा किसी कार्य में लगाया, लेकिन उस सेवा या वस्तु को प्राप्त करने पर हमको कोई संतोष नहीं मिला या शांति नहीं मिली, और भी हमको ये दुख मिला कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं उस मुकाबले हमको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, तो वो क्या हो जाएगी, मानसिक आय नहीं होगी, क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मानसिक आय वही आय है जिसमें हम जब हमारी मुद्रा का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, और खर्च करने पर जब हम कोई भी सुविधा उपलब्ध हो रही है, उस सुविधा के उपयोग से जो खुशी, शांति, संतोष प्राप्त हो रहा है, वही हमारी क्या है, मानसिक आय है। तो अभी तक हमने देखा पारिवारिक आय क्या है, पारिवारिक आय के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि पारिवारिक आय के अलावा जो हमको अन्य स्रोतों से भी जो कुछ आय प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में। अगर देखा जाए तो जैसे कि अन्य स्रोतों से हमको जो आय प्राप्त हो रही है, उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में लगान या फिर किराया जिसको कहते हैं। अन्य स्रोत पहला आ जाएगा लगान व किराया। किराया सभी जानते हैं, जिसको हम रेंट कह सकते हैं। जैसे कि हम कोई मकान हमको अगर चाहिए, हम कोई मकान में रहने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को किराया देते हैं, महीने के 1500, 2000, 2500, 3000 जो भी उस मकान का भाड़ा या किराया जो बोला जाता है वो आ जाता है हमारे किराए के अंतर्गत। लगान जो है उसको कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की भूमि पर अनाज उगाता है और उस भूमि का उपयोग करता है, और उस भूमि के उपयोग के बदले जो मुद्रा वो खर्च करता है या जो भी हिस्सा उस व्यक्ति को देता है, उसको कहा जाता है लगान। उसके बाद में आ जाता है लगान से जो प्राप्त हुई, यानी कि जो व्यक्ति ने आय प्राप्त की, अपनी भूमि किसी को जो कृषि कार्य के लिए दी और उसके बदले में से उसको जो फ़ायदा मिला, वो क्या है, लगान है। दूसरा आ जाता है हमारे पास में छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही निर्धन परिवारों को जो शिक्षा से जोड़ने के लिए या समर्थ बनाने के लिए कि हर परिवार के हर सदस्य को शिक्षा मिल सके, तो उनको छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को एक राशि प्रदान की जाती है। उस राशि के माध्यम से वो जो अपनी शिक्षा की जो मांग है उसको वो पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, उन व्यक्ति के लिए आय ही है। उसके बाद में आ जाता है पेंशन। पेंशन सभी जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब वो अपने 60 वर्ष पूरे कर लेता है, यानी कि जब उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तो 60 वर्ष के पश्चात वो रिटायर्ड हो जाता है, और रिटायर्ड होने के साथ में ही उसको अपनी आय का 50% जो होता है वो राशि के रूप में हर महीने उपलब्ध करवाया जाता है, और उसी आय को क्या कहा जाता है, पेंशन कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है ब्याज। ब्याज सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए बैंक में अपनी राशि जमा करवाता है और उस राशि पर कुछ परसेंट उसको अतिरिक्त पैसों के रूप में मुनाफा होता है, या फिर कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद उसकी जो मूल राशि थी उस मूल राशि के साथ में कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है ब्याज। या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है तो कुछ परसेंट उस राशि पर जोड़ दिए जाते हैं, जो कि उस राशि के बदले में उसको मुनाफे के रूप में वापस प्राप्त होते हैं। यानी कि मूल राशि तो प्राप्त हो ही रही है, लेकिन उस राशि के साथ में अतिरिक्त पैसा जो है उस राशि को देने के बदले में वापस उसको उपलब्ध हो रहा है, वो उसको ब्याज भी कहा जा सकता है। ये भी एक प्रकार का फायदा ही है। फिर आ जाता है लाभांश। लाभ या लाभांश का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यवसाय है और व्यवसाय के अंतर्गत जब बार बार अच्छे मात्रा में मुनाफा हो रहा होता है, तो उस व्यवसाय के माध्यम से कर्मचारियों को
अपना जो फ़ायदा हुआ है उसके फ़ायदे के जो कुछ अंश जो होता है कर्मचारियों को दे दिया जाता है, तो वो भी लाभांश के अंतर्गत आता है। यानी कि मान लीजिए किसी ने अपनी राशि को कहीं उपयोग में लगाया और उसके उपलब्ध में उसको कुछ फ़ायदा भी हुआ है, या तो उसको भी लाभांश कहा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है जैसे कि रॉयल्टी उसको कहा जाता है जब एक लेखक अपनी कोई पुस्तक लिखता है और वो पुस्तक जब प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशित की जाती है और उस पुस्तक की क्रय के तुलना में जो भी उसको फ़ायदा हो रहा है, या प्रकाशक ने जब पुस्तक प्रकाशित की तो जो भी उसको फ़ायदा हो उस फ़ायदे में से कुछ हिस्सा जो होता है उस लेखक को दे दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है रॉयल्टी। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला जो है वो है लॉटरी। लॉटरी सभी ने सुना होगा कि कुछ टिकट्स बनाए जाते हैं, उसमें जो काफ़ी लोगों को जैसे उसको बेचा जाता है, उसमें जो बेचने वाला है उसको एक धनराशि के तौर पे उसने वो टिकट बांट दिए। अब कुछ समय पश्चात उस टिकट में से किसी व्यक्ति का नंबर लग जाता है और उसको एक बहुत बड़ी मात्रा में कोई राशि या फिर कोई मशीनी उपकरण वगैरह उपलब्ध हो जाता है, तो उसको कहा जाता है लॉटरी। इसमें कई बार नुकसान की भी संभावना रहती है और कई बार बहुत अधिक मात्रा में भी उसको बड़ी तुलना में अगर देखा जाए तो फ़ायदा भी हो सकता है। लॉटरी जो है उसमें टिकट खुलने पर ही उसको एक रूप में प्राप्त हो पाती है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति की लॉटरी लगेगी, कुछ व्यक्ति की लॉटरी खुल सकती है और कुछ व्यक्ति की नहीं भी खुल सकती है। फिर आ जाता है बीमारी दुर्घटना से प्राप्त राशि। बीमारी दुर्घटना के समय मान लीजिए कुछ गैर सरकारी संस्थानों या सरकारी संस्थानों पर जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनको मेडिकल सुविधा भी दी जाती है, जिसमें वो और उनके कुछ परिवार के सदस्य जो उस मेडिकल बेनिफिट को उठा सकते हैं। जब कोई वो लंबी बीमारी या कुछ ऐसे सीरियस बीमारी से ग्रसित होते हैं, ऑपरेशन वगैरह की स्थिति होती है, तो उसमें जो खर्चा हुआ होता है वो खर्चा उस व्यक्ति को वापस प्राप्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता है बीमारी या दुर्घटना में मिलने वाली सहायता, जिसके लिए उस व्यक्ति को स्वयं कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा अगला जो है हमारे पास में वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेच्युटी अगर देखा जाए, जो एक सरकारी कर्मचारी हैं या जो कि अपने लंबे समय से कार्यरत हैं, उन व्यक्ति के अपनी मासिक आय में से कुछ हिस्सा जो होता है निकालकर अतिरिक्त सेविंग में चला जाता है, और जब वो व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो वही प्रति माह उसकी राशि से जो कुछ हिस्सा राशि का कट के जमा हो रहा था उसके साथ में अतिरिक्त जो पैसा जुड़कर उस व्यक्ति को एक मुश्त जो राशि के रूप में एक चेक प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है ग्रेच्युटी। यानी कि जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा और अपने कार्य से निवृत्त हो जाएगा तो उसकी जो मंथली आय में से जो राशि कटकर जमा हुई थी उस राशि को फायदे के साथ में उसको वापस दे दी जाती है, और वही उसके लिए क्या होती है, ग्रेच्युटी। अगला जो हमारे पास में है वो है उपहार। उपहार एक प्रकार की प्राप्त होने वाली वास्तविक आय है जिसमें व्यक्ति को कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की शादी, ब्याह, मुंडन वगैरह, जन्म उत्सव वगैरह कुछ है तो उसमें परिवार के सदस्यों के द्वारा या फिर दोस्तों, कर्मचारियों वगैरह के माध्यम से एक उपहार उनको दिया जाता है, जो कि उसको कोई उपकरण भी हो सकता है, कोई आवश्यक सामग्री भी हो सकती है, कोई कर्मचारी को एक अपने जो अधिकारी के द्वारा कुछ पैसा वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, वो उसको कहा जाता है उपहार। ये भी एक प्रकार की क्या उस व्यक्ति के लिए आय ही है जो कि एक वास्तविक आय के रूप में जानी जाती है। तो आज हमने पढ़ा पारिवारिक आय की परिभाषा, पारिवारिक आय के प्रकारों और अन्य स्रोत जो हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।